हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीमीट ई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड ब्रीडिंग के बारे में, विच इज़ अ कंटेम्प्रेरी ईरा ऑफ एवोल्यूशन। जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, उसमें हर चीज़ गियर अप हो गई है। आजकल हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं बहुत कम समय में, है ना। मतलब कोई अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो उसका क्विक सोल्यूशन मिल जाता है, कोई बहुत दूर बैठा हो तो उससे क्विक कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब हर किसी चीज़ ने अपना रेट इंक्रीज़ कर लिया है। ऑल एंड ऑल फास्टनेस का दूसरा नाम मॉडर्नाइजेशन हो गया है। जहाँ हर फील्ड में ये फास्टनेस अप्लाई हो रही है, तो ब्रीडर्स ने सोचा कि क्यों ना इसे प्लांट में भी अप्लाई करते हैं। इसी थॉट के साथ आई हमारी स्पीड ब्रीडिंग, जिसको हम एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग भी कहते हैं। इस पे काम एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था जब नासा में कुछ रिसर्च साइंटिस्ट वीट क्रॉप में काम कर रहे थे, और उन्होंने वीट क्रॉप को स्पेस में लगाया और कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन दी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ग्रोथ को एक्सेलरेटेड देखा, मतलब कि कम समय में एक्सेलरेटेड ग्रोथ देखी प्लांट में। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा फिनोमेना है। डॉक्टर ली ने जब ये चीज़ देखी तो उससे बहुत इंस्पायर हुआ और उन्होंने स्पीड ब्रीडिंग के कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला जब आर्टिफिशियल कंडीशन देके हम जो ब्रीडिंग साइकिल है या जो पीरियड है एक वीट के ग्रो होने का उसको कम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे अप्लाई करें आर्टिफिशियल कंडीशन में और ब्रीडिंग को स्पीड अप करें। और वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए। उन्होंने वीट की एक साल में हम एक वीट का सीज़न लेते हैं ना, बट डॉक्टर ली ने 6 जनरेशन्स ली एक साल में। द प्रोसीजर ऑफ स्पीड ब्रीडिंग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सीड लेते हैं, है ना। स्पीड ब्रीडिंग करने के लिए पहले कुछ सीड लेंगे, हम उनको प्रिपेयर करेंगे, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकेंडली उसके जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, मतलब किस टेम्परेचर में वो कैसी ग्रोथ शो करता है। जैसे एंथेसिस के टाइम पे उसे कितना टेम्परेचर चाहिए, फ्लावरिंग के टाइम पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो सारे प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे, है ना। थर्ड, हम जो सीड का हार्वेस्ट करेंगे वो इमेच्योर स्पाइकलेट को ही हार्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी तक अगर हम वेट करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो वो टाइम पीरियड हमें बचाना है ना। और इमेच्योर स्पाइकलेट को हम कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऑल्दो द सीड प्रोड्यूस दिस प्रोसेस समवॉट श्रिवल्ड एंड हाइड्रेट ऑन हाइड्रेशन दे रीगेन देयर शेप एंड विगर एंड जर्मिनेट। ठीक है, क्या होता है जब हम इमेच्योर हार्वेस्ट कर देते हैं तो वो कैसे होते हैं, शिवर्ड होते हैं। लेकिन उसको एक बार ये हाइड्रेशन ट्रीटमेंट दो तो उनका विगर भी जो है वो भी वापस आ जाता है और शेप भी वापस आ जाता है। और अगर अपन इसके कॉन्ट्रडिक्टरी अगर मैच्योरिटी तक वेट करते तो टाइम ज़्यादा हो जाता, है ना। और यहाँ पे कैसे हम टाइम कैसे बचा रहे हैं कि हम उसको मैच्योर स्टेज में ही हार्वेस्ट कर ले रहे हैं और थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट देके उसका जो विगर है वो वापस रिगेन करा ले रहे हैं, है ना। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। कितने 15 days to 3 days तक का टाइम बच जाता है। फोर्थ है, द एनर्जी मॉनिटरिंग हेल्प अस टू बी स्पेसिफिक वाइल प्रोवाइडिंग लाइट, टेम्परेचर एंड अदर बायोलॉजिकल सेटअप्स। जो हमारा एक एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो हम लगाते हैं, क्योंकि हमें हेल्प करता है कि हम स्पेसिफिक रहें, स्पेसिफिक कितनी लाइट, कितना टेम्परेचर, कितनी बायोलॉजिकल सेटअप किस स्टेज में ज़रूरी है। ओके, स्पीड ब्रीडिंग सेटअप। हमको ये पता है कि हम कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन हमारे प्लांट को देंगे जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, है ना। यही हमारे नासा के साइंटिस्ट ने देखा था और ये इसी से इंस्पायर होकर डॉक्टर ली ने अपना काम आर्टिफिशियली ग्रीन हाउस में करना स्टार्ट किया था। अब हम ये यहाँ इस सेटअप में देख रहे हैं कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना पड़ता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आती है लाइट जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन है लाइट का 400 से 700 नैनोमीटर का, हम वही लाइट देंगे, बट उस लाइट को हम किसके थ्रू देंगे, एलईडी के थ्रू। सेकेंड आता है फोटो पीरियड मतलब कितना डार्कनेस और कितनी लाइटनेस उसको देनी है। तो हमने 22 आवर की लाइट देनी है अपने प्लांट को विथ 2 आवर डार्कनेस। अब हमने बचपन से सुना है कि प्लांट को फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो डार्कनेस क्यों दी जा रही है ना। तो ये याद रखिएगा कि 2 आवर की डार्कनेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो 2 आवर की डार्कनेस प्लांट को हेल्प करती है ग्रोथ और मेंटेनेंस में। अगर उसकी ग्रोथ को मेंटेन करना है, उसकी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो 2 आवर की डार्कनेस देनी पड़ती है।
फिर आता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, आप कुछ भी ले सकते हो, 22 से 17 विथ लाइट, क्योंकि जब आप लाइट देते हैं तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। तो आप जब लाइट दे रहे हो उस लाइट में इतना टेम्परेचर होना चाहिए। इसके बाद आती है ह्यूमिडिटी 60 to 70% ह्यूमिडिटी बनानी है। ये पूरा स्पीड ब्रीडिंग का सेटअप है जो हमें किसी भी आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस में या ग्लास हाउस में सेटअप करना पड़ता है, जिससे, और उसमें प्लांट लगाते हैं हम, जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है ना। Okay, so in this slide we will discuss why speed breeding is a better one. Because from ancient time we have seen that कि एक वैरायटी को रिलीज़ होके मार्केट तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 14 ईयर्स लग जाते हैं। तो ब्रीडर्स ने बहुत बार ये सोचा कि इस वैराइटर रिलीज़ के पीरियड को कम किया जाए, और इस वैराइटर पीरियड को कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेथड्स भी बनाई, जो कि जिनमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि क्यों स्पीड ब्रीडिंग इन सब में सबसे बेटर ऑप्शन है ना। सबसे पहली मेथड आई थी रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट, जिसका नाम ही है जल्दी से जनरेशन का एडवांसमेंट करो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो जनरेशन है उसको एडवांस करो। तो ये कैसे होगा जब आप मैनिपुलेट करोगे उसकी ग्रोइंग कंडीशन लाइक गुड सीड सेट इन लेस टाइम। सबसे कम समय में सबसे अच्छे सीड कौन दे रहा है, कौन से प्लांट ऐसे हैं जो कम समय में ज़्यादा अच्छे सीड दे रहे हैं, आप उनका सिलेक्शन करो। तो इस मेथड से क्या हुआ, जो वैराइटर रिलीज़ का पीरियड था वो 2 साल कम हो गया। देन आई हमारी शटल ब्रीडिंग मेथड। शटल ब्रीडिंग मेथड में क्या करते थे कि सबसे पहले वीट में किया गया था, इसको सिमिट में, और उन्होंने 2 रीजन ले लिए थे, सीडी ऑब्रेगॉन और टोल्यो का। और ये 2 रीजन में वीट क्रॉप को ग्रो करते थे 1 साल में। यूजुअली क्या होता है कि हम 1 साल में एक सीज़न आता है वीट का, तो हम एक बार वीट लगा सकते हैं, पर शटल ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते थे, ऑफ सीज़न को भी इस्तेमाल कर सकते थे, और हम 1 साल में 2 जनरेशन ले सकते थे। तो इसने जो ऑलमोस्ट वैराइटर रिलीज़ का पीरियड था उसको हाफ कर दिया था, है ना। फिर आई हमारी डबल हैप्लॉइड मेथड। तो डबल हैप्लॉइड बनाने के लिए हमें सबसे पहले डेवलप करना पड़ता है हैप्लॉइड आप कैसे कैसे डेवलप कर सकते हो, या तो ओवरी कल्चर के थ्रू कर सकते हो, है ना, या एंथर कल्चर के थ्रू हैप्लॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो, या क्रोमोसोम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हो। हाइडियम बल्बोसम टेक्निक आपने सुना होगा। हाइडियम बल्बोसम टेक्निक कुछ नहीं है, उसमें आप ऐसे क्रॉस कराते हो 2 वैरायटी का, बल्बोसम का और वल्गेयर का, और जो आपको प्रोजेनी मिलती है वो हैप्लॉइड मिलती है, ठीक है। देन फर्दर आप उस हैप्लॉइड को डबल हैप्लॉइड कैसे बना सकते हो, थ्रू कॉल्चिसन ट्रीटमेंट। तो इससे क्या होता है कि जो आपका प्लांट है ना, जो आपका प्लांट है वो उसमें जितना भी कंटेंट है उसकी आप डबलिंग करा देते हो। तो ये मेथड अच्छी तो थी, क्योंकि इसमें 2 साल में आप वैरायटी को रिलीज़ कर सकते हो, बट क्या है कि इसमें जेनेटिक गेन नहीं है। क्यों जेनेटिक गेन नहीं है? क्योंकि एक पर्टिकुलर जेनेटिक कंटेंट है और उसी की आपने कॉपी दूसरी बना दी, मतलब होमोजाइगोसिटी बना दी है, मतलब कि आपके जो आपका हैप्लॉइड बना है उसमें हेट्रोजाइगोसिटी नहीं है ना। तो रिड्यूस इन जेनेटिक गेन एज द वेरिएबिलिटी इज लॉस ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी होने की वजह से जो वेरिएबिलिटी है उसका लॉस हो गया है, तो जेनेटिक गेन कम हो गया इसके कारण। तो ये मेथड यहाँ पे मात खा गई, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी वैरायटी रिलीज़ हो जाती थी। आपने एंथर कल्चर किया, हैप्लॉइड को किया, हैप्लॉइड को डबल हैप्लॉइड बनाया, मतलब डबलिंग कर दी, उसकी क्रोमोसोम की डबलिंग कर दी और वैरायटी रिलीज़ हो गई। देन आई थी आपकी मार्कर रेजिस्टेंट सिलेक्शन। तो ये आपको पता है इसने भी बहुत हद तक टाइम पीरियड को कम करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं कि सिलेक्टेड वैरायटी थ्रू फिनोटाइपिंग के थ्रू वैरायटी को सिलेक्ट करते हैं और उसका वैलिडेशन मार्कर के थ्रू कराते हैं, जिसके कारण आपका जो ऑथेंटिकेशन है कि ये कैरेक्टर इस वैरायटी में प्रेजेंट है वो बढ़ जाता है। तो वैराइटर रिलीज़ का पीरियड या फर्दर सेग्रीगेशन और ये सब चीज़ों का पैटर्न जो है वो आपको पता चल जाता है। तो मार्कर सिलेक्शन ने भी बहुत फ्यू ईयर्स कम कर दिए वैराइटर रिलीज़ के। लेकिन फिर आया 5th वाला जीनोम सिलेक्शन में क्या करते हैं, आप फोकस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में, नॉट जस्ट 1-2 जीन्स, वो पूरा डीएनए के बारे में, पूरा जीनोम के बारे में वो देखते हैं, ठीक है। तो ये
ये क्या करता है, दिस मेड द एक्यूरेट सिलेक्शन टू इंक्रीज द जेनेटिक गेन। इसने, क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी प्रेजेंट थी, मार्कर सिलेक्शन में वेरिएबिलिटी नहीं थी, तो उसमें भी जेनेटिक गेन जो है वो कम हो गया। लेकिन जीनोमिक सिलेक्शन में वेरिएबिलिटी थी, तो इसमें ये मेथड अच्छी थी, पर इसमें बहुत पूरा डीएनए लेते थे आप, है ना, जीनोम सिलेक्शन में। बट इसकी खासियत ये थी कि इस मेथड के थ्रू हम जेनेटिक गेन इंक्रीज कर पाए। ठीक है, नाउ आता है हमारा स्पीड अप द पाइपलाइन ऑफ ब्रीडिंग। कैसे कन्वेंशनल मेथड और हमारी स्पीड ब्रीडिंग मेथड जो है, इसने जो गैप था, जो वैराइटी रिलीज का गैप था, है ना, उसको कम कर दिया। तो यहाँ आप देखो कि टेस्टिंग, यील्डिंग, डिजीज़ क्वालिटी में 4-5 ईयर लगता है, तो वो दोनों में सेम लगता है। सीड मल्टीप्लिकेशन और रिलीज़ में 1 से 3 साल लगता है, तो वो दोनों में सेम लगता है। इसने क्या कम किया है, कौन सी पाइपलाइन में इफेक्ट मारा है, क्रॉसिंग एंड इंटरब्रीडिंग। जो क्रॉसिंग और इंटरब्रीडिंग, इनब्रीडिंग की प्रोसेस थी, वो 3-4 साल से अब क्या हो गई है, 1 to 2 ईयर्स। 1 से 2 साल में आप क्रॉसिंग भी कर सकते हो, उसकी इनब्रीडिंग भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा क्या, ली ने काम क्या किया, उसने 1 साल में 6 जनरेशन तक ले दी है वीट की। तो आप सोचिए कि 1 साल में ही उसने क्रॉसिंग भी करा दी, 1 साल इनब्रीडिंग भी करा दी। आपकी वैरायटी रिलीज ऑलमोस्ट 6 साल में तो हो जाएगी। 6 साल मतलब आप मानो 2 साल में 1 साल में 6 जनरेशन, तो 2 साल में 12 जनरेशन में तो आपकी वैरायटी रिलीज आराम से हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने ये जो टाइम पीरियड था क्रॉसिंग और इनब्रीडिंग वाला, वो कम कर दिया। अब बाकी जो स्पीड अप वाली ब्रीडिंग मेथड थी, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि जेनेटिक गेन जो है वो कम होता था। लेकिन जो हमारी स्पीड ब्रीडिंग मेथड है ना, इसमें जेनेटिक गेन इंक्रीज हो जाता है, मतलब जल्दी भी हो रही है वैरायटी रिलीज और जेनेटिक गेन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रीडर्स इक्वेशन में फिट करो किसी भी मेथड को प्रूव करने के लिए कि वो जेनेटिक गेन करेगी कि नहीं। जेनेटिक गेन का मतलब क्या होता है कि पेरेंट से प्रोजेनी तक कितने ट्रेट आए, वो होता है जेनेटिक गेन, है ना, कि कितना हमारी प्रोजेनी ने गेन किया, है ना। तो जब हम डबल हप्लॉइड की बात कर रहे थे, तो पेरेंट में एक पर्टिकुलर जेनेटिक कंटेंट है और उसी को डबल कर दिया हमने, तो गेन तो कुछ नहीं हुआ ना, हमारी प्रोजेनी को कुछ नया तो नहीं मिला, क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी नहीं थी, क्योंकि वेरिएबिलिटी नहीं थी, है ना। तो गेन नहीं होता। लेकिन इस मेथड में गेन होता है, जेनेटिक गेन होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जेनेटिक गेन ओवर टाइम, इसका फॉर्मूला क्या है, सिलेक्शन इंटेंसिटी इंटू सिलेक्शन एक्यूरेसी इंटू वेरिएंस अपॉन यील्ड पर साइकिल। तो क्या हो रहा है, आप हर बार सिलेक्शन इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि हर जनरेशन में जब आप क्रॉस कराओगे, उसकी इनब्रीडिंग कराओगे, तो आप सिलेक्शन इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी। हर बार आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सुपीरियर वाले सेलेक्ट करोगे। सिलेक्शन एक्यूरेसी, आप प्रॉपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन करके, है ना, और प्रॉपर सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसका एक्यूरेटली सिलेक्शन करोगे। तीसरा जेनेटिक वेरिएंस पे कोई कमी नहीं है, जेनेटिक वेरिएंस भी इंक्रीज हो रहा है। और ईयर पर साइकिल, पहले 6-7 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते थे, अब ईयर 1 साल लग रहा है। तो एक साइकिल को होने में, मतलब ईयर पर साइकिल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो जेनेटिक गेन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्पीड ब्रीडिंग मेथड जो है वो बिल्कुल फिट करती है आपकी ब्रीडर इक्वेशन को, और इसीलिए ये बेटर वन है। ठीक है ना। एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहली वैरायटी आई थी DS फराडे। ये वैरायटी स्पीड ब्रीडिंग के थ्रू बनाई गई थी। इस पर हाई प्रोटीन था, मिलिंग था, ये टॉलरेंट थी टू पोस्ट हार्वेस्ट स्पाउटिंग। इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप बनी, म्यूटेंट ट्रांसफॉर्मेंट बने फॉर वैक्सी ट्रेड इन बार्ले, है ना, स्प्रिंग वीट, ड्यूरम वीट, बार्ले, ब्रैकिपोडियम डिस्टाइक्लॉन has given amazing result by decreasing the time of progression to anthesis to just half. 8 to 9 generation of barley were found. सोचो, वीट में तो हमने 6 जनरेशन देखी, बार्ले में हमने 8 से 9 जनरेशन तक देखी।
तो ये बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और अभी हम बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि स्पीड ब्रीडिंग को और दूसरी मेथड के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे स्पीड ब्रीडिंग और क्रिस्पर मेथड को मिला के हम कुछ नया निकालें, या स्पीड ब्रीडिंग और जीनोमिक सिलेक्शंस को मिला के हम कुछ नया फाइंड आउट करें। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं क्योंकि ये नई इमर्जिंग मेथड है, तो इसमें काम करने के लिए यार इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब इतनी सारी मेथड्स हैं इसकी, जब इतने सारे फ़ायदे हैं इसके, इतने अच्छे एप्लीकेशंस हैं इसके, तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस या फ्यूचर चैलेंजेस भी होंगे जो ब्रीडर फेस कर रहे हैं, जिनको ब्रीडर को रेक्टिफाई करना है। तो जैसे कि फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले तो अब एक ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस क्रिएट करने में, उसमें एलईडी लाइट लगाने में, सब चीज़ें करने में, उसका पूरा ब्रीडिंग सेटअप करने में बहुत खर्चा हो जाता है, तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, एज देयर इज ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑन दिस अर्थ, देयरफॉर द प्रोटोकॉल आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप. The response towards photoperiod is different for the different crop. Therefore, the protocol for glass of differ among them. मतलब कि देखिए, जो प्रोटोकॉल आप वीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस टेम्परेचर में वीट अपनी परफॉर्मेंस शो करता है, ज़रूरी नहीं है वो सारी कंडीशन दूसरे क्रॉप में भी सेम टू सेम अप्लाई हो। हर एक क्रॉप के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है। तो अभी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक क्रॉप के लिए ये प्रोटोकॉल्स आए हैं जिस बेसिस पे हम जनरेशन को जो ग्रोथ है प्लांट की उसको एक्सप्लोइट कर रहे हैं। बट हर एक क्रॉप में अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे। तो ये जो चैलेंज है ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि आप अपने डिफरेंट क्रॉप है, माइनर क्रॉप है ना, मेजर क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, उसमें आप स्पीड ब्रीडिंग का कंसेप्ट डाल सकते हो। आप उसमें देख सकते हो कि किस टेम्परेचर में या किस कंडीशंस में, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिस पे प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हो जाती है, और वो कंडीशन एज अ प्रोटोकॉल यूज़ हो सकता है हमारी स्पीड ब्रीडिंग में। ओके, there is an early harvest of immature spike which interfere with the phenotyping of a seed parameter. अब क्या होता है कि स्पीड ब्रीडिंग में आप हर चीज़ हर तरह से टाइम पीरियड को कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप क्या करते हो कि अर्ली हार्वेस्ट ऑफ इमेच्योर स्पाइकलेट, स्पाइकलेट पूरा मेच्योर भी नहीं होता, आप उसको इमेच्योर स्पाइकलेट को ही हार्वेस्ट कर लेते हो, क्योंकि अगर आप उसकी मेच्योरिटी तक वेट करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने इमेच्योर किया तो उससे आप पूछोगे कि तो उससे कोई नुकसान नहीं होता कि आप इमेच्योर स्पाइकलेट ही निकाल रहे हो? तो नहीं होता। क्या होता है, उस इमेच्योर स्पाइक को लेते हैं और उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो हाइड्रेटेड हो जाता है, और वो वैसे ही उसकी वायबिलिटी लॉस नहीं होती, उसकी जर्मिनेशन एबिलिटी लॉस नहीं होती, है ना। तो ऑल एंड ऑल एक जो टाइम पीरियड लगता, मैच्योरेशन होता, फिर आप हार्वेस्ट करते, वो पीरियड जो है वो आपने बचा लिया, वो टाइम जो है वो आपने बचा लिया। So this is all about speed breeding. I have tried my best to explain you, and thank you so much.